ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आप कहें कि कोई महात्मा गांधी के अगर बच्चे ना पैदा होते तो फिर से कोई महात्मा गांधी की सोच का व्यक्ति पैदा नहीं होता क्या? या महात्मा गांधी जो पैदा हुए तो उनके जो बच्चे थे वो महात्मा गांधी की सोच के पैदा हो गए थे क्या? इसके अलावा जब कोई वैज्ञानिक बनता है तो उनके बच्चे क्या वैज्ञानिक बन जाते हैं क्या? ये जो आप उदाहरण देखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति जरूर फिर से पैदा हुआ, लेकिन किसी और के घर में पैदा हुआ, किसी और नाम से जाना गया। इसी तरह तमाम जो महापुरुष हैं संसार में, तमाम वैज्ञानिक हैं, तमाम साहित्यकार हैं, जो तमाम विद्वान लोग पैदा हुए, उनकी जो मानसिक नस्ल है, उनके जो मस्तिष्क का कोड नंबर है, वो कोड फिर से कहीं पैदा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके अपने घर पे पैदा हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये बहुत सुपरफिशियल और बहुत सतही बातें हैं कि आप अपने जैसा चिंतन का कोई व्यक्ति पैदा करना चाहें तो शादी करना जरूरी है। हमारे हिसाब से जो मानव उत्पत्ति का विज्ञान है, उसके हिसाब से ये कदापि आवश्यक नहीं है कि जो आपकी सोच का व्यक्ति पैदा होगा वो आपकी संतति में और आपकी किसी पीढ़ी में ही अवतार ले, वो किसी और के घर में भी अवतार ले सकता है। गांधी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने विवाह नहीं करा, तो अकेले जीवन जीने में आपको किस किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा? अगर कोई आपसे ये पूछे कि देखिए आपने शहतूत नहीं खाया, शहतूत बहुत मीठा होता है, और शहतूत न खाने से आपको कैसी कैसी तकलीफ महसूस हुई, तो मैं आपको क्या कहूँ? इसका जवाब यही है कि भाई मैं शहतूत का स्वाद जानता ही नहीं। तो जब आप शहतूत खाए होंगे, आप कोई फल खाए होंगे, तो आपको ये पीड़ा होगी कि हाँ अब वो फल नहीं रहा, वो हाथ से छिन गया। तो जब कोई सुविधा, कोई गाड़ी हो, कोई मोटर हो, आप कार से चलते हो और फिर आपके पास कार नहीं रही, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ कार में न चलने का जो दर्द क्या होता है। लेकिन जब कभी आपको कार मिली ही नहीं, आप हमेशा मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो कार पे न चलने का कष्ट कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। इसलिए मेरा ये कहना है इस बारे में कि अब अकेले रहने का निश्चित रूप से इतना जरूर है, मेरे जैसा आदमी जो कामों में हर समय मशरूफ रहता है, वो इतना तो जरूर है कि उसके कपड़े कहाँ हैं, उसकी चीजें कहाँ हैं, कुछ पता नहीं रहता, कौन उसको समेटे। और इसके अलावा कोई शरीर में दवा खानी है, बीमारी हो गई है, तो उसमें कब कब दवा खानी है तो कोई याद दिलाने वाला नहीं रहता कि भाई इस समय आप दवा खा लो। मैं अक्सर ऐसा होता है कि दवाइयों का कोर्स तो शुरू करता हूँ, लेकिन उसे चला नहीं पाता, क्योंकि ध्यान ही नहीं रह पाता कि उसे टाइम से खानी है, या उसे कई बार ऐसा हुआ कि कोई महीने भर में एक बार इंजेक्शन लगवाना है। तो क्या होता है, जब आपके शरीर का लाभ, आपके जिंदा रहने का, आपके बेहतर ताकतवर सुंदर शरीर रहे, तो जिसका लाभ है वो उसको केयर करता है। और जब आपके शरीर से किसी को फायदा नहीं है तो निश्चित रूप से फिर कोई व्यक्ति का ध्यान जाता नहीं कि आपकी शारीरिक जरूरतें क्या हैं, आपकी कपड़े कहाँ हैं, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, भोजन ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अब आदत में शुमार हो जाता है। जिस व्यक्ति को जैसा जीवन जीना पड़ता है, उस जीवन में उसे ढलना पड़ता है। और हम ये जानते हैं कि शादी करने के जो तकलीफें हैं वो तो शादी करने वाले जानते हैं। तो मैं कम से कम उन तकलीफों से जब बचा हुआ हूँ, तो हमें भी कुछ ऐसी तकलीफें तो उठानी पड़ेंगी जो शादी न करने वालों को मिलती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप शादी न करने के फायदे तो उठाएं लेकिन तकलीफें ना उठाएं। इसी तरह ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप शादी करने के केवल फायदे ही फायदे उठाएं और तकलीफें ना उठाएं। मुझे लगता है कि अकेले रहने का कुछ आनंद है और कुछ तकलीफ है। इसी तरह दुकेले रहने का भी कुछ आनंद है, कुछ तकलीफ है। दोनों जोड़ दिया जाए तो न शादी करने वाले ज्यादा मौज में जी रहे हैं, और जो शादी नहीं किए हैं मेरे जैसे लोग, न ही वही ज्यादा मौज में रह रहे हैं। हर आदमी के पास कुछ सुख है, कुछ दुख है, चाहे वो शादी किया हो या ना किया हो। गांधी जी, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है।
बड़ा ही सीरियस प्रश्न है। आपके पास पैसा भी ना हो और पैसा देकर आप सेवा कराने के लिए योग्य भी ना हो, तो बुढ़ापे में आपका सहारा क्या होगा? मान लीजिए, हाइपोथेटिकली थिंकिंग, नॉट हाइपोथेटिकली, सत्य में ही अगर वोटरशिप देश में लागू हो जाती है, आपके सारे साथी वोटरशिप लागू करवाने के बाद अपने अपने व्यापार में व्यस्त हो जाएंगे, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, ना होगा तब तक जब तक वोटरशिप लागू नहीं होती। तो आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताएंगे? क्या आपको आने वाले भविष्य में कोई खतरा दिखाई नहीं देता इस बारे में? हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उन रास्तों पर जो चलते हैं उनके जीवन में खतरे ही खतरे होते हैं, कदम कदम पर खतरे होते हैं। इस दुनिया में जिनको बिना कुछ किए धरे अरबों रुपया खरबों रुपया मिला हुआ है, वो लोग हमारे जैसे लोगों के जीवन के लिए ही खतरा है। आप ये कहते हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया कि जब तक दुनिया से आर्थिक गुलामी दूर नहीं होती, कुछ लोगों के मौज के लिए ज्यादातर लोगों को गुलाम और बैल बना के रखने की जो परंपरा है ये बंद नहीं होती, तब तक ना हम शादी करेंगे और तब तक ना हम आमदनी का कोई जरिया पैदा करेंगे। तो निश्चित रूप से बुढ़ापे में भी ना हमारे देखने वाला हमारा कोई बीवी बच्चे होंगे और ना मेरे पास 4 करोड़ रुपया ही होगा, दोनों चीजें नहीं होगी। तो अगर ऐसा हो सकता था कि भाई चलो ठीक है, अगर परिवार नहीं है तो आपके पास पैसा है, कुछ लोगों को पैसा दे करके आप उनसे अपनी सेवा करा लें, लेकिन जब पैसा देने के लिए भी ना हो और आपकी देखरेख करने वाला भी कोई भी बीवी बच्चा ना हो, तो निश्चित रूप से आदमी को लगता है कि बड़ा एक भय की स्थिति पैदा होती है कि साथ बड़ा खतरनाक आने वाला दिन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी है कि ऐसा लगता है कि भाई जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम अपने 4, 6, 10 बंदूकधारी लोगों को अपने पास नहीं रख सकते जो मेरी सुरक्षा कर सके। ये भारत सरकार है, ये सरकारें हैं, चाहे मेरी सुरक्षा करें या ना करें। अगर वो हमारी सुरक्षा करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, और अगर वो हमारी सुरक्षा नहीं करती हैं, हमारे लिए पुलिस का इंतजाम या हमारी सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं करती है, तो बुढ़ापा आने तक का तो नौबत ही नहीं आएगी। बुढ़ापा के फिर वो चिंता करें क्यों? ये जरूर है कि दूसरा पहलू भी है। जो लोग इसलिए शादी किए या अपना परिवार बनाए कि जब वो बुजुर्ग होंगे तो उनका परिवार उन्हें काम आएगा, ये बात भी ऐसा कोई पक्की सच्चाई नहीं है। 100% ऐसा नहीं होता, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपके जो बीवी बच्चे होते हैं, नाती पोते होते हैं, वो आपके बुढ़ाई में आपकी पूरी इज्जत का ध्यान रखते हैं। बहुत किस्मती लोग ऐसे होते हैं जो इज्जत के साथ जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर तो केसेस में यही होता है कि जिनसे शादी होती है उसमें से पति पत्नी एक साथ तो कभी भी नहीं मरते, या तो पत्नी पहले मरेगी या पति पहले मरेगा। तो पत्नी अगर मर गई तो बुढ़ापा में पति को अकेला काटना पड़ेगा, और अगर पति मर गया तो पत्नी को फिर बुढ़ापा अकेले काटना पड़ेगा। तो जो बुढ़ापे की जरूरत कहा जाता है कि बुढ़ापे के लिए शादी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में इस बात की गारंटी नहीं है कि दोनों एक ही दिन मरेंगे, ऐसा नहीं होता। रह गई जो बीवी बच्चे पैदा होते हैं, बहुएं आती हैं, ये बच्चे और बहुएं ये अपने काम में, अपने संसार में मशरूफ हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। अब उन्हें इस बात का ध्यान भी नहीं रहता कि उनका कोई दादा या उनका ससुर बैठा हुआ है घर में और उसका अपनी इज्जत के साथ, जिसने उसने सम्मान के साथ जिंदगी जी है, और उसकी जिंदगी के लिए वो कुछ करे। अक्सर तो ऐसा भी नहीं होता। हम तो ये देखते हैं कि जिन बच्चों के लिए इंसान पूरे जीवन भर सही गलत काम करता है, यहाँ करके दूसरे के हकों को मारता है और उनके हकों को मार करके हड़पता है, जीवन भर हड़पता है, और हड़प करके जिन बच्चों को देता नहीं बल्कि वो छीनते हैं, और इसके बाद वो उसको बहुत बेआबरू होता है, बहुत
अरबपतियों के, उद्योगपतियों के घरों में देखे, उनके जीवन के अंतिम दिन ठीक नहीं गए। उन्होंने पूरे जीवन भर संसार में लाखों करोड़ों लोगों को सताया, उनके हक का पैसा खींच करके अपने घर में जमा कर लिया, लेकिन सोचा था कि जिनको देंगे वो उनकी इज्जत करेंगे, बुढ़ापे में उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके जो पोते होते हैं, उनकी जो पोतियां होती हैं, उनकी जो बहुएं होती हैं, उनके लिए कुछ और ज्यादा बातें कीमती हैं। उनको कहते हैं ठीक है आप हॉस्पिटल में रहो, आपको कोई नर्स देखती रहेगी। अब जब नर्स ही देखना था तो इतना ढेर सारा संपदा इकट्ठा करके, हड़प करके उन बच्चों को देने की जरूरत क्या थी? मेरा ये कहना है कि ये एक अंधविश्वास है कि आप अपनी संतति पैदा करेंगे तो आपका बुढ़ापा बाइज्जत कटेगा। दोस्तों, श्री भरत गांधी केवल भारत के राजनीतिक सुधार की बात नहीं कर रहे, वो पूरी दुनिया के देशों की बात कर रहे हैं। पूरे संसार में वो सुधार लाना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि पूरी धरती एक मां के समान है और इस धरती पर जितने भी देश हैं वो उस मां के विभिन्न अंगों की तरह है। जब भी कभी शरीर में खराबी होती है तो पूरे शरीर का इलाज किया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर जो शरीर के अंगों को अलग मानकर इलाज करते हैं, श्री भरत गांधी उनको डॉक्टर नहीं मानते। ऐसा व्यक्ति जो सारी दुनिया की तकलीफों को अपने मन में संजोए हुए है, जो सारी दुनिया की तकलीफों को दूर करने की बात करता है, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना महान होगा, कितना विराट होगा। और ऐसे विराट व्यक्तित्व को थोड़े से समय में आपके सामने प्रस्तुत करना या किसी के भी सामने प्रस्तुत करना, समझना और समझाना बड़ा कठिन कार्य है। श्री भरत गांधी को केवल वही लोग समझ सकते हैं जो उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ें, उन सीडीज को देखें, उन कैसेट्स को सुने जो उनकी आवाज में उपलब्ध हैं। मित्रों, फिर भी हमारे इस छोटे से गिलास में, इस सीमित समय में जो कोई भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते थे, हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि विश्व परिवर्तन के मिशन में आप हमारे हमसफर होंगे। इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। 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 गैप न्यूज ब्यूरो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय भास्कर और मैं हूं आशिमा। पेश है कार्यक्रम राजनीतिक सुधारक श्री भरत गांधी से मुलाकात। विश्व परिवर्तन मिशन के प्रणेता श्री भरत गांधी, जी हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, एक राजनीतिक सुधारक है। गांधी जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं राज्य व्यवस्था पर और अर्थव्यवस्था पर, और इन पुस्तकों में उन्होंने कई स्थापित सिद्धांतों को मिथक साबित कर दिखाया है। और राज की बात तो ये है, उन्होंने कई ऐसी चीजों पर से पर्दा उठाया है जिसे दुनिया जानती ही नहीं थी, जिससे ये संसार अनभिज्ञ था। तो आइए आज उस महान राजनीतिक सुधारक से एक मुलाकात करेंगे। वैसे उनका परिचय उनके द्वारा लिखित दर्जनों पुस्तकों में दर्ज किया गया है। उनका परिचय उन्हीं की किताबों में मिलता है, लेकिन आज हम उस क्रांतिकारी से मुलाकात कराएंगे, साक्षात्कार कराएंगे आपका, जिस महान व्यक्तित्व का नाम है भरत गांधी। नमस्कार। आपके मन में वोटरशिप की बात कैसे आई? मैं सन 1991 तक यही मान के चलता था कि जो लोग पीसीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं,
वो काबिल लोग होते हैं, और ये जो डिग्रियां हैं ये उनकी काबिलियत का पैमाना है। लेकिन 1992 आते आते मुझे एक दूसरा पहलू भी दिखाई पड़ने लगा। वो पहलू ये था कि जब कोई व्यक्ति किसी नौकरी को प्राप्त करता है, मेरिट में आता है, तो वो किसी दूसरे की नौकरी छीन भी लेता है। 1993 में आकर के ऐसा लगने लगा कि ये तो बड़ी दुखद स्थिति है कि एक आदमी अपने लिए रोटी का इंतजाम करता है तो दूसरे की रोटी छीन लेता है, और जब वो अपने दिल की तमन्ना पूरी करता है तो दूसरे के दिल को तोड़ देता है। अपने घर में दिया जलाता है तो दूसरे का दिया बुझा देता है। इस पूरी घटना को देखकर ऐसा लगा कि मैं जब कभी आईएएस का इंटरव्यू दूंगा और एक कुर्सी पर बैठूंगा तो मैं भी किसी का एक नौकरी छीन लूंगा। उस दिन से मुझे लगने लगा कि जब मैं आईएएस बनूंगा तो मेरे घर में उत्सव मनेगा, लेकिन किसी दूसरे के घर में मातम। जी, मेरे घर में रोटी का इंतजाम होगा, लेकिन किसी दूसरे के घर की रोटी छिन जाएगी। यहां से मैंने तय किया कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी रोटी तो चले लेकिन दूसरे की ना छीने, लेकिन दूसरे की रोटी नहीं छीने। जी, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो गांधी जी इसी बात पर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी? निश्चित रूप से मैंने जो देखा अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं घटी, वो मेरे लिए मेरे दिल पर बहुत गहराई में चोट करी। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि आखिर इतनी बेरोजगारी दुनिया में क्यों है, आखिर इतनी काम की किल्लत क्यों है, जी, आखिर ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों है कि जिसमें हमारे जैसे आदमी इतनी देर से अपने आप को समझ सके। ये शिक्षा व्यवस्था लोगों का मार्गदर्शन क्यों नहीं कर पाती कि उनके अंदर क्या काबिलियत है और काबिलियत के हिसाब से उनके ही दिशा में उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा पाती। चूंकि मैं विद्यार्थी था, इसलिए सबसे पहले मेरा ध्यान शिक्षा व्यवस्था पर गया और उसकी कमियों पर गया। मैंने उसको सुधारने का बीड़ा लिया और मैंने एक संगठन बनाया, नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, 1994 में जी। और इसके बाद वो संगठन काफी काम किया, एक वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था उसने पैदा किया, लेकिन संसद ने इसमें सहयोग नहीं किया। भारत की पार्लियामेंट ने उस प्रोजेक्ट को आगे चलाने की बजाय उसमें मेरा कोई सहयोग जब नहीं किया, तो मैंने ये तय किया कि मुझे कुछ किताबों को लिखने का काम हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगने लगा था उस समय तक कि मेरे विचारों में और लोगों के विचारों में कुछ खाई है, और जो दूसरों के विचार हैं उसे संसार जानता है, लेकिन मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या फाइंडिंग्स हैं, ये लोग नहीं जानते थे। तो मैंने किताब लिखने का फैसला किया और मैं इलाहाबाद से मेरठ चला गया, वहां पूरी एकांत की तलाश में। और वहां एक श्मशान घाट था, उस श्मशान घाट पर मैं मुर्दे जलाने लगा रोज पर रोज, और रात में किताबें लिखता था, दिन में मुर्दे जलाता था। मुर्दे इसलिए जलाता था, श्मशान पर इसलिए जाता था कि मैं अपनी जान पहचान बढ़ाना नहीं चाहता था। और श्मशान पर बहुत लोग आते थे और लाशें जलाते थे, लाशें जला के अपने अपने घर चले जाते थे, मैं दूसरी लाश जलाने में लग जाता था। वहां बहुत लोगों के बीच में रहता था, लेकिन किसी से जान पहचान का खतरा बिल्कुल नहीं था। तो इस तरीके से मैं नितांत एकांत चाहता था, और उस एकांत में मैंने बहुत सारी किताबें लिखा। तो गांधी जी, शमशान घाट पर जाने की मनस्थिति के दौरान ही आपके मन में वोटरशिप का विचार आया? ऐसी बात नहीं है। दरअसल 1997 में मैंने एक
नेशनल न्यूज़पेपर में एक संपादकीय पृष्ठ पर एक लेख पढ़ा। वो लेख किसी विद्वान पत्रकार का था। उन्होंने लिखा था कि हमारे देश में काम की कमी नहीं है, कमी है इसलिए कि लोग व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं। वैसे देश में मजदूर नहीं मिल रहे, लेकिन लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। तो ये बात जब मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद मेरी समस्या हल हो गई। अब समस्या ये हल हुई कि आज के 5 साल पहले मेरे मन में आया था एक बात कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे किसी दूसरे की रोटी ना छीने। तो मुझे लगा कि हाँ, उसका उत्तर मिला। अगर मैं आईएएस नहीं बनूं, अगर मैं मजदूर बन जाऊं और मजदूरी करने लगूं, तो शायद किसी की रोटी छीने बगैर मैं अपनी रोटी का इंतजाम कर सकता हूं। तो इसका मतलब आईएएस की नौकरी की बजाय आप मजदूरी करने लग गए? जी हाँ, मैं मजदूर बाजार जाने लगा। मजदूर बाजार में मैं सुबह सुबह 6 बजे चला जाता था। बहुत सारे लोग मजदूर, जो लोग स्कूटर से आते थे, वो काम करने वालों की खोज में होते थे, उन्हें लोग घेर लेते थे सारे मजदूर। मैं भी उसमें जाता था अपने काम मांगने, लेकिन मुझे कोई नहीं ले जाता था। एक हफ्ता बीता, जब मैंने सोचा कि सारे मजदूर